Hello students, today we are going to discuss a very important episode of French Revolution, which is also known as Reign of Terror. But उससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को जान लेते हैं। बैकग्राउंड में फ्रांस पहले मोनार्की था, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में शिफ्ट हुआ। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, बहुत सारे नए पॉलिटिकल एरिनाज ओपन हो जाते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब सामने आते हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब। पेरिस के एक छोटे से कॉन्वेंट सेंट जेकब के नाम पे इस क्लब को अपना नाम मिला। अब इस क्लब के अंदर ज्यादातर जो लोग थे वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे, यानी इसमें ज्यादातर लोग या तो स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, ये सब थे। अब अगर हम बात करें तो हर ग्रुप का एक लीडर होता है। ऐसे ही इस पॉलिटिकल क्लब का भी अपना एक लीडर था, जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अब इस ग्रुप की ना कुछ खास बातें हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। इस ग्रुप की एक मजेदार खास बात ये थी कि इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लंबी सी ट्राउजर पहनते थे जिस पे स्ट्राइप्स होती थी। अब ये कुछ यूनिफॉर्म से मिलती थी जो डॉक वर्कर्स पहनते थे। ऐसा ये लोग क्यों करते थे? क्योंकि ये अपने आप को फैशनेबल सोसाइटी से बिल्कुल अलग दिखाना चाहते थे। फैशनेबल सोसाइटी में अगर आप ध्यान से देखें तो एलिट क्लास या नोबल्स ज्यादातर नी ब्रीचेस पहनते थे, जो कि आपको यहां पर विजिबल हैं। अब ये अपने आप को इनसे अलग दिखाने के लिए लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते थे जिसपे स्ट्राइप्स होती थी, और इसी वजह से इन्हें सेंट कोलॉट्स भी कहा जाता था। लिटरली मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ऐसा ही कुछ विमेन भी करती थी, पर विमेन और मेन में एक अंतर था, वो था कैप का। एक रेड कलर की कैप जो यूजुअली जैकोबियन क्लब के मेल मेंबर्स पहनते थे, एक सिंबल था लिबर्टी का, जो विमेन को अलाउड नहीं था, क्योंकि विमेन के पास बहुत सारी और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी। इसके अलावा अब जैकोबियन क्लब शांत नहीं बैठ रहा था, क्योंकि एक साल हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 को आए हुए, पर तब भी ब्रेड के प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहे थे और सप्लाई लगातार कम थी, जिसकी वजह से लोग गुस्से में थे। और पेरिस में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर इन्होंने एक वायलेंट एक्टिविटी प्लान की, जिसे इंसरेक्शन कहा गया। 10 अगस्त की सुबह ये ट्यूलरीज का जो पैलेस है जहां किंग रहता है, उसे अटैक करते हैं। किंग के गार्ड्स को मार देते हैं और किंग और उसकी पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना लेते हैं। ऐसे में असेंबली में किंग के अगेंस्ट एक मोशन पास होता है, क्योंकि आपको याद होगा किंग दूसरे राजाओं के साथ मिलकर नेगोशिएशंस कर रहा था, जिसकी वजह से राजा पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उसको इम्प्रिजन कर दिया गया। अब राजा नहीं है तो नई सरकार आनी थी, और नई सरकार के लिए कराए गए इलेक्शंस। ऐसे में एक पॉलिटिकल क्लब जो सबसे ज्यादा फेमस था और जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर थे, वो पावर में आता है, यानी जैकोबिन क्लब। 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया। पर ऐसा क्यों कहा गया, आइए अब इसे समझते हैं। सबसे पहले रॉबस्पियर, जो कि बहुत ज्यादा सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसीज को अडॉप्ट करता था, साथ ही अब इसने जिसको भी रिपब्लिकन्स के एनिमीज के तौर पे देखा, यानी जो भी इसकी बात नहीं मानते थे, फिर चाहे उसमें नोबल्स हों, क्लर्जी हों, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी हों, या इसकी खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों जो इसके सवाल जवाब करते थे इसके तौर तरीकों पे, उन सभी को ये एनिमी के तौर पे देखता था। अब इन एनिमीज के साथ ये करता क्या था? पहले उन्हें अरेस्ट करता था, फिर उन्हें इम्प्रिजन किया जाता था, और साथ ही अगर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल यानी एक तरह की कोर्ट जो इन्हें कन्विक्ट करती थी, अगर उसमें ये गिल्टी पाए जाते थे तो इन्हें गुलिटन कर दिया जाता था। ये गुलिटन क्या था? गुलिटन एक खास तरह की डिवाइस थी जो डॉक्टर गुलिटन ने बनाई थी, जिसकी वजह से उसका नाम भी गुलिटन रखा गया। अब इस गुलिटन को समझते हैं। 2 पोल होते थे जिस पे एक ब्लेड को टांग दिया जाता था, और इस ब्लेड को, जो कि बहुत भारी होता था, रस्सी की मदद से मैनेज किया जाता था। अब यहाँ एक प्लेटफॉर्म होता था जहां पर पर्सन को लिटाया जाता था और उसके बाद उसे बिहेड कर दिया जाता था। सिर्फ इतने की बात नहीं है, ये सब कुछ पब्लिकली किया जाता था। आप सोच के देखिए,
आपके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जिससे आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर तो पब्लिकली लोगों को बिहेड किया जा रहा है। इसके बाद लोगों के मन में कितना टेरर होगा। अब पॉलिसीज देखते हैं दूसरी रॉबस्पियर की, जिसमें मैक्सिमम सीलिंग भी थी, यानी किसी भी चीज के प्राइस एक लिमिट तक ही बढ़ाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। साथ ही वेजेस को भी एक लिमिट तक ही सेट किया गया, एक लिमिट से ज्यादा वेजेस किसी की भी नहीं बढ़ सकती। अब नेक्स्ट था मीट और ब्रेड को राशन करना, जो कि कहीं शायद आपको लगेगा बहुत अच्छी चीज है, पर यह गलत है। कैसे? जो पीजेंट्स थे बेचारे दिन भर मेहनत करके उगाते हैं, उनको सही प्राइस मिलना बहुत जरूरी होता है, पर उनको उनके ग्रेन्स के प्राइस पे लिमिट लगा दी गई थी, जिसकी वजह से कोई भी किसान एक गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए प्राइस से ऊपर नहीं बेच पा रहा था और उन्हें अपने ग्रेन्स खुद ही सिटी में ले जाने पड़ते थे और गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई कीमतों पे उन्हें बेचना पड़ता था। साथ ही यहाँ पर एक खास तरह की ब्रेड थी जो एलीट क्लास प्रेफर करती थी, जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर से बनती थी, उसे बंद कर दिया गया। साथ ही एक इक्वालिटी ब्रेड थी जिसको प्रमोट किया गया कि ज्यादातर लोग यही वाली ब्रेड खाएंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में इक्वालिटी ला पाएं। और इक्वालिटी लाने के लिए सिर्फ ये नहीं बल्कि स्पीच और एड्रेस के तौर तरीकों में भी बदलाव किए गए। जैसे पहले फ्रांस के अंदर मेसियर और मैडाम का एक कल्चर था, उसे बंद करके सिटोयन और सिटेने के कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनेपन की फीलिंग और इक्वालिटी को डाला जा सके। जैसे हमारी कंट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर को बोलते हुए भाइयों और बहनों, तो इससे क्या होता है कि आपस में एक इक्वालिटी डेवलप होती है, लोगों को बड़े छोटे का अंदाजा नहीं लगता, लोगों के अंदर भेदभाव की फीलिंग जो होती है वो खत्म होती है और इक्वालिटी ज्यादा से ज्यादा आती है। और इसी के बाद चर्चेस जो कि हिट लिस्ट पे थे क्योंकि ये क्लर्जी को रिप्रेजेंट करते थे, तो एक एक करके सभी चर्चेस को शट डाउन किया गया और इनकी बिल्डिंग्स को यूज किया जाने लगा ऑफिसेज और बैरक्स के तौर पे। अब यहां पर आगे चलते हैं और समझते हैं इसकी पॉलिसीज को। ये अपनी पॉलिसी इतनी रिलेंटलेसली परस्यू कर रहा था कि अब इसके खुद के सपोर्टर भी त्राहिमाम करने लगे थे। वो कहने लगे कि थोड़ा सा मॉडरेशन तो कर लीजिए सर, पर रॉबस्पियर तो ठहरा रॉबस्पियर, वो किसी की नहीं सुन रहा था। अब क्या हुआ? अब फाइनली इसी के खिलाफ कोर्ट में केस डाला गया, इसे कोर्ट में कन्विक्ट किया गया और अगले दिन इसे भी गुलेटन कर दिया गया। वो कहते हैं ना कि जैसे अगर आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो आप एक दिन खुद भी उसमें गिरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसी तरीके से ये गुलेटन की कहानी यहां खत्म होती है। इसके बाद आता है डायरेक्टरी रूल। अब ये डायरेक्टरी रूल क्या था? ये बड़ा मजेदार किस्सा है। अब जैसे ही जैकोबियन क्लब का फॉल होता है, गवर्नमेंट गिर गई है, तो वेल्दियर मिडिल क्लास जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बनाया था वापस से पावर ले लेते हैं और वो सारे चेंजेस को अंडू करते हैं जो रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने किए थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शन को वोटिंग राइट मिल गए थे उन्हें वापस छीन लिया गया, यानी अब से जो भी नॉन प्रोप्राइटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इन्हें डर था कि फिर से कोई नया रॉबस्पियर ना आ जाए और अगर रॉबस्पियर जैसा कोई बंदा आया तो वो फिर से इसी तरीके की एक्टिविटीज करेगा। इसके बाद 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर में, जिसका काम था 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी को चूज करना। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब ये लोग डर गए थे, क्योंकि जब भी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ रही थी वो खतरनाक होती जा रही थी। चाहे आप लुई 16 को ले लीजिए या मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को ले लीजिए, इन दोनों ने ही पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया। अब इसीलिए इन्होंने जैकोबियन से ये सबक लेने के बाद आगे डायरेक्टरी को चूज किया। अब डायरेक्टरी के अंदर दिक्कत ये थी कि डायरेक्टर आपस में अगेन क्लैश करते रहते थे। जैसे आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही ये डायरेक्टर्स के आपस में व्यूज नहीं मिलते थे और ये बहुत बार क्लैश होते रहते थे। इसी वजह से बार बार काउंसिल को डायरेक्टरी को हटाना पड़ता था, डिसमिस करना पड़ता था, जिसकी वजह से एक नई पॉलिटिकली सिचुएशन अराइज हो गई थी जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी। अब इस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि आर्मी का जनरल था और बहुत ज्यादा पावर गेन कर चुका था। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसने आसपास के बहुत सारे देशों में अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर दिया था और ये धीरे धीरे इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए
एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर देता है और जिसके तहत ये खुद को बाद में फ्रांस का एम्परर भी डिक्लेयर कर देता है ना कितनी मजेदार स्टोरी। अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क ये है कि आपको बताना है कि रॉबस्पियर कौन था। आपको उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। साथ ही आपको बताना है कि उसके रेन को यानी उसके शासन को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया था। आपको अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करना है। मैं आपसे मिलता हूं अब ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।